लोग उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया से। फिर मैं उपस्थित हो चुका हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल जो आप जानते हैं। चलिए मैं चेक बोर्ड का 9 क्लास का एसएसटी का क्वेश्चन लेकर आया जो 4 तारीख को मतलब कि टेस्ट होने वाला है, उसका आपको रिवीजन करा रहा हूँ और एग्जाम में यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप जल्दी से जाएँ और इसे रिवीजन कर ले। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन पहले दिखा देते हैं। पहले क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, उसका फिर हम सॉल्यूशन कराएंगे। यहाँ पे देखिए, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? यूरोप के मध्यकाल को अंधकार युग क्यों कहा जाता था? ये सब छोड़िए, समय ही पूछेगा। आगे देखिए बताते हैं। लोकतंत्र क्या? ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। लोकतंत्र क्या है ये पूछेगा। और लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों आवश्यक है? तो आप लिख सकते हैं, आसानी से आप लोग पढ़े होंगे, है ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। खादर और बांगर अंतर स्पष्ट करें, ये लिख सकते हैं आप लोग। चलिए सबको क्वेश्चन आंसर बता देते हैं हम, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। सुन लीजिए, उपनिवेशवाद यानी उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख पा रहे हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न ये पूछा जाएगा आपका, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। उपनिवेशवाद वह प्रक्रिया है जिससे, थोड़ा सा कलर ले लेते हैं, ठीक, जिसमें एक शक्तिशाली देश दूसरे कमज़ोर देश पर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित करता है, उसके संसाधनों का शोषण यानी कि संसाधनों का शोषण करता है, उसे दबाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उपनिवेशवाद के रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक। ये आप कॉपी में लिख सकते हैं। एक मतलब कि एक अपनी भाषा में इसका जवाब देना है, ठीक। जिस तरह हम बोले उसी तरह आप, जैसे हिस्ट्री में कोई भी लैंग्वेज ने अपनी भाषा में जवाब देना। पहले ही ऊपर में लिखा हुआ था कि विद्यार्थी अपनी स्वयं भाषा में उत्तर दे, अपने स्वयं अर्थों में उत्तर दे, मतलब कि खुद की भाषा में, खुद जैसा आप समझ पाते हैं उससे उत्तर देना है, ठीक है। तो ये क्लास 9 का चेक बोर्ड का है जो आपको 4 तारीख को टेस्ट में देखने को मिलेगा, सेम टू सेम क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसकी शॉट लेना चाहते ले सकते हैं और नहीं तो लिखना चाहते लिख सकते हैं, रोक के, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्योंकि इतना समय नहीं है मेरे पास, तो आगे फिर क्वेश्चन आगे बताना है ना, तो उसी में आगे बढ़ते हैं। ये नहीं पूछेगा, आगे बताया। लोकतंत्र क्या है ये बता देते हैं। लोकतंत्र क्या है? देखिए, लोकतंत्र तो आप पहले ही मतलब कि पढ़े होंगे चैप्टर में, चैप्टर वाइज उसमें दिया हुआ बुक में, मतलब क्लास 9 में, है ना, तो आप पढ़े होंगे। देखिए हम बताते हैं। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन सकती है या सरकार बनाती है या नागरिकों को बराबरी या स्वतंत्रता का अधिकार देता है, तो उसे क्या बोलते हैं? लोकतंत्र। ऐसे भी दूसरे शब्दों में हम लिख सकते हैं, जनता के द्वारा जनता पर जनता के लिए शासन को लोकतंत्र कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि जनता को चुनता है किसी भी शासन प्रणाली को, है ना, चलाने के लिए, सरकार को बनाती है और फिर वो शासन हम लोगों पर ही राज करती है, मतलब कि चलाती है, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो लोकतंत्र के बारे में बता दिए, तो एग्ज़ाम में 100% देखने को मिलेगा। आप लोग आराम से करके आइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। और मैं नए मतलब कि टॉपिक लेके आता रहता हूँ, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, है ना, इस तरह का, मतलब कि मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराता हूँ। कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत है, इसलिए आप लोग जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए जब भी हम वीडियो अपलोड करें। तो उत्पादन से आप क्या समझते हैं बताइए? जैसे उत्पादन पूछे, उत्पादन से आप क्या समझते हैं? उत्पादन से आप क्या समझते हैं बताइए? तो हम बताते हैं, उत्पादन वह प्रक्रिया है, मेरा जो डिजिटल पेन है नहीं चल रहा है, ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा शार्प कर लेता हूँ डिजिटल पेन। तो सुनिए, डिजिटल, हाँ हो गया। आप देखिए, उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं को तैयार करने के लिए संसाधनों को उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो उत्पादन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बताइए। जल संधि यानी जल संधि
से आप क्या समझते हैं, मतलब जल संधि किसे कहते हैं? तो जल संधि एक यानी सक्रिय जलधारा होती है जो दो बड़े जल निकायों को जोड़ती है और दो स्थलीय भूभागों को अलग करती है। जैसे कि पाक जल संधि जिसको बोलते हैं, पाक जल संधि बोलते हैं ना, यानी कि दो भागों को अलग करती है, जोड़ती है ना। फिर से हम पढ़ते हैं, जल संधि एक सक्रिय जलधारा है जो दो बड़े जल निकायों को जोड़ती है या दो भूभागों को अलग करती है, तो उसे क्या बोलते हैं? जल संधि बोलते हैं। ठीक, पाक जल संधि जैसे कि हम समझा देते हैं, यहाँ पे एक भाग है, ठीक, एक टापू है, मतलब कि एक देश है, दूसरा भी यहाँ देश है, ये बीच में जल है, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी मतलब जल संधि होगा ना, जल संधि यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं क्या? जल संधि बोलते हैं। ऐसे भी सिंपल में आप लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, अब बता देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे, है ना, और आराम से आप लोग पढ़ पाएँ। खादर और बागर के बारे में बोला गया है तो क्या अंतर स्पष्ट करें, तो आप लोग ये क्वेश्चन देखिए आराम से लिख पाएंगे। 8 क्लास में भी आप लोग पढ़े हैं और 9 क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके हैं, पर आप रिवीजन नहीं किए। चलिए मैं करा देता हूँ। तो आप लोग जानते हैं खादर तो हर साल जो बाढ़ में नई मिट्टी जाती है, मतलब कि बाढ़ से जो मिट्टी मतलब कि पानी के साथ आती है ना, तो वो उपजाऊ मिट्टी होती है, वो जम जाती है, मतलब कि एक छोड़ जाती है और फिर वो पानी आगे बढ़ जाती है। इस तरह का देखे होंगे आप, मतलब कि वो बलुआ मिट्टी होती है ना, खादर बोलते हैं। जो नई मिट्टी आती है उसे क्या बोलते हैं? खादर। हर साल जो बाढ़ से नई मिट्टी आती है उसे क्या बोलते हैं? जमी मिट्टी को खादर बोलते हैं। और आप बांगर जानते ही है, पुरानी और कठोर मिट्टी को बांगर बोलते हैं, मतलब कम उपजाऊ होते हैं। वहाँ पे कम, उस मिट्टी में क्या होती है? कम उपजाऊ होती है। कोई भी मतलब धान लगाएं, गेहूँ लगाएं, मतलब कम होता है। पर जो नदी, ऐसे भी देखे होंगे, नदी वाला क्षेत्र जो होता है, नदी किनारे, वहाँ पे मतलब वो अच्छा, मतलब कि ये उपजाऊ होती है, ठीक है। कोई भी मतलब अच्छा धान लगे तो पूरा ज़बरदस्त होता है धान, ठीक है, गेहूँ अच्छा होता है। तो ये खादर मिट्टी होती है। आगे बढ़ते हैं। जैसे डेल्टा वाले क्षेत्र में भी होती, मतलब कि गंगा डेल्टा, गंगा के जो किनारे क्षेत्र है उसमें देखिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा किस्म होता है। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्या आप क्या कीजिएगा? एक मतलब कि लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाएगा तो आप क्या कीजिएगा? तो आराम से लिखना है, करना क्या, आराम से एकदम बैठना और बिना टेंशन लिए आराम से लिखना है आपको। देखिए लिखना कैसे है हम बताते हैं। आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए, लिख लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। हम बता देते हैं, सुनिए। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है, लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता स्वयं होती है और सरकार जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता के मत से चलाई जाती है। इसकी प्रमुख विशेषता है, जैसे कि हम बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाते हैं। ठीक, कितना नंबर क्वेश्चन में आ रहे थे यहाँ पे, है ना, ये क्वेश्चन छूट गया था। अच्छा ठीक है, लोग ये पढ़ रहे थे, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है, ये वाला ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता स्वयं होती है और सरकार द्वारा जनता के लिए और जनता के माध्यम से चलाई जाती है। उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। और आप जनप्रतिनिधियों, लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर शासन करती है। इसमें क्या करता है, जो जनप्रतिनिधि जो हमको चुन के भेजते हैं ना, लोकतंत्र में जनता, अब जनता चुनती है ना, अपने जनप्रतिनिधियों को चुनकर शासन करती है और उसे भेजती है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, बहुमत का शासन और अल्पसंख्यक का संरक्षण निर्णय बहुमत से होता है, लेकिन अल्पसंख्यकों के अधिकारों की भी रक्षा की जाती है। ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यकों को दबा दिया जाए, ऐसे भी ध्यान में उसे रखकर ऐसा शासन किया जाता है। ठीक है, ये कानून, रूल्स और रेगुलेशन बनाया गया है ना, संविधान इसीलिए निर्माण हुआ है ना, सभी के लिए समान कानून। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
इसमें 5-6 को दे देना, जैसे मौलिक अधिकारों की गारंटी को देना, नियमों का शासन द्वारा नागरिकों मतलब कानून के समक्ष समान समानता हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकता हो, सभी को समान दर्जा मिलेगा, है ना। और मतलब रूल्स ऑफ लॉ फॉलो करेगा कानून, ठीक है। तो ऐसे भी आप दर्शा सकते हैं, 5-6 पॉइंट दर्शा दीजिएगा, बस हो जाएगा। एक ये पूछा जाएगा कि मानव संसाधन क्या है, या मानव संसाधन को आप मानव पूंजी के रूप में कैसे परिभाषित किया जा सकता है। तो ऐसे भी सवालों को देखने को मिलेगा। तो संसाधन तो आता ही एग्ज़ाम में, पर आप ऐसे भी आप लोगों रिवीजन किए होंगे, तो एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। चलिए हम बता देते हैं। मानव संसाधन यानी बोल सकते हैं किसी भी देश की जनसंख्या, यानी विशेषकर कामकाजी और शिक्षित जनसंख्या को मानव संसाधन के रूप में हम लोग जानते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं श्रम, बुद्धि, कौशल और रचनात्मक का स्रोत होता है, ऐसे ही हम लोग बोल सकते हैं मानव संसाधन कहलाते हैं, ठीक। मानव पूंजी में परिवर्तन जब मानव संसाधनों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा प्रशिक्षण और कौशल विकास के माध्यम से और विकसित किया जाता है, तो वे उत्पादक और लाभदायक बनते हैं, उन्हें मानव पूंजी कहा जाता है। और मैं डिजिटल पेन नहीं चल रहा है, पता नहीं तार लगता है इसमें कट गया है, इसीलिए लगता है नहीं चल रहा है। चलिए, जैसे प्रशिक्षित डॉक्टर या इंजीनियर समाज और अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंजीनियर और अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान, डॉक्टर इंजीनियर सब रहता है, बड़े अच्छे लोग, है ना। तो समाज में एक डेवलप देखने को मिलेगा, है ना। सबको भी मतलब जो बीमार पड़ता है उसको मतलब कि एक इलाज अच्छा देखने मतलब करता है। तो उसे मानव संसाधन में एक ज़रूरी काम आने वाला चीज़, मतलब एक ज़रूरत का चीज़ डॉक्टर भी रहना ज़रूरत है ना। ये मानव पूंजी के लिए इंजीनियर, हम लोग कोई भी काम करवाते हैं अर्थव्यवस्था में, ये बहुत ही बड़ा भूमिका योगदान निभाता है, ठीक है। तो ऐसा रहना ज़रूरी है, ये मानव के लिए एक अच्छा है, ठीक है। आगे देखते हैं। हिमालय के बारे में भी आएगा, तो हिमालय में आप रिवीजन कर लीजिएगा। हिमालय के बारे में एक तो बता ही देते हैं। जैसे हिमालय पर्वत श्रेणी की विशेषताओं का वर्णन करें, यानी हिमालय जो पर्वत श्रेणी है ना, उसकी विशेषताओं का वर्णन करें। तो कैसे करेंगे विशेषताओं का वर्णन, चलिए करते हैं। तो आप 9 क्लास का जो जेक बोर्ड है, आप लोग अच्छा से रिवीजन कीजिए, यही मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। रिवीजन से ही होगा, और एक कहानी की तरह आप पढ़ लीजिए, और कहानी की तरह पढ़ के और लिखिएगा आराम से, कोई रटना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अपनी भाषा में आप एक बार समझ लीजिएगा, तो अपनी भाषा में जवाब देना है। हिमालय भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जिसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं लंबाई और यानी विस्तार, लंबाई और विस्तार। हिमालय का लगभग 2400 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो भारत, नेपाल, भूटान और तिब्बत तक फैली हुई है। ऐसे लिख सकते हैं ना, मतलब हिमालय इस तरह बोल सकते हैं, लंबाई का विस्तार जो 2400 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला से फैली हुई है, जो भारत, नेपाल, भूटान, तिब्बत तक फैली हुई है, जो 3 समांतर श्रेणियाँ, हिमालय के 3 श्रेणियों में बांटा जाता है, जिसे हम पहला हिमाद्री के नाम से जानते हैं, दूसरा यानी हिमाचल, तीसरा शिवालिक यानी सबसे पहले हिमाद्री जिसको बोलते हैं सबसे ऊंची, और हिमाचल जिसको बोलते हैं मध्य, और शिवालिक मतलब सबसे निचली तराई वाली क्षेत्र, शिवालिक के रूप में हम लोग जानते हैं, जो शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ आती है। बात करते हैं ऊंचे पर्वत श्रृंखला की, जो ऊंचे पर्वत की, तो आ जाते हैं माउंट एवरेस्ट, जो उसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। विश्व की सबसे अनेक पर्वतों में से एक यह गिना जाता है, जो एक विख्यात है, और ये एक मात्र सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड में सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला 8848 मीटर। लिख सकते हैं ना आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नदियों का उद्गम, जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ यहाँ से निकलती है, तो आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए, और फिर मैं नेक्स्ट
सब्जेक्ट का, फिर 9 क्लास का जेक बोर्ड का लेके आता हूँ। और आप लोग तब तक के लिए इसको रिवीजन कीजिए और मैं नेक्स्ट वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तब जो सब्सक्राइब नहीं किए नए बंदे हैं वो जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिएगा, और लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया। फिर मिले एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टाटा।